जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, हर दिन नया टॉपिक। पिछला जो हमारा वीडियो था हम बात कर रहे थे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। इसका अर्थ क्या होता है, उसके उदाहरण हमने सर्वांग समता के बताए हैं। आज उसका एक अगला भाग है कि जो त्रिभुज हैं तो उसकी सर्वांग समता के गुणधर्म क्या है, उसके क्या प्रतिबंध हैं, कितने प्रतिबंध हैं, किस प्रकार त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कौन सी स्थिति में त्रिभुज है वो सर्वांगसम होंगे, इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। कुछ गुणधर्म दे रखे हैं, उनको अपन को समझना है। उसकी सहायता से अपन बता सकते हैं कि इस स्थिति में त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और इस स्थिति में नहीं होंगे। अपन को गुणधर्म का पता होना जरूरी है, उनके बारे में जानकारी वो भी अपन को जरूरी है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि आखिर ये त्रिभुज सर्वांगसम किस प्रकार होंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म अपन देखेंगे अभी। अब सबसे पहले गुणधर्म की बात करते हैं, भुजा भुजा और भुजा। मतलब इस गुणधर्म को अपन, एक पहला गुणधर्म है, तो इस गुणधर्म को अपन एसएस नियम भी कह सकते हैं। पहला गुणधर्म इसको बोलेंगे भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों भुजा हो जाएंगे क्योंकि त्रिभुज में तीन स्थितियां होती हैं। तो अपन अब आज पहला जो गुणधर्म है भुजा भुजा भुजा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गुणधर्म इसमें क्या होता है, अपन दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे। सर्वांगसम बताने के लिए अपन दो त्रिभुज लेंगे और उसमें पहला गुणधर्म लगाएंगे भुजा भुजा भुजा। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने पास दो त्रिभुज दे रखे इस प्रकार, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं, ये नियम कब लागू होगा, तो एक त्रिभुज यानी पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं मतलब ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी है वो पी आर के बराबर है। त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं के अगर बराबर हैं, तब दोनों त्रिभुज भुजा 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 गुणधर्म से सर्वांगसम होंगे। अपन यहाँ पर लिख लेते जाएंगे कैसे, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं या सर्वांगसम होंगे। मतलब किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, उसकी संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की यहां पर लिखेंगे तीनों भुजाओं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी उसकी संगत तीनों भुजा को लेंगे, अगर वो बराबर है तो सर्वांगसम होंगे। अगर अपन यहां देखेंगे अभी, जैसे ए बी वो बराबर है पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, फिर ए सी पी आर। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एबीसी दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए
एस 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 गुणधर्म से त्रिभुज एबीसी व सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। अब अपन बता सकते हैं कि एबीसी जो त्रिभुज हैं वह त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है इस गुणधर्म से। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम का मतलब आकार और माप दोनों बराबर। आकार तो पता ही है त्रिभुज तीन भुजा वाला है और माप तीनों समान है, तो सर्वांग सम हो जाएगा। दूसरा अगर अपन देखते हैं इसमें, जिसमें आ जाएगी दो भुजाएं और इसके 20 वाला कोण। अपन को ये गुणधर्म है वो याद रखना जरूरी है। गुणधर्म के बारे में पूरी जानकारी पता होना जरूरी है। थोड़ा सा बदलते हैं। दूसरा जो आएगा गुणधर्म नंबर 2, भुजा कोण भुजा, तो यहां आ जाएगा अपने पास ए, मतलब साइड एंगल साइड। साइड का मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, तो दो भुजाएं और इसके 20 का, ये दूसरा गुणधर्म है। यहां पर चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। पहले अपन इसकी भाषा लिख सकते हैं। किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं एवं दो तो भुजाएं एवं उसके अंतर्गत बने कोण। दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उसके अंतर्गत बने कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत, मतलब जो अपन भुजा ली उसके 20 वाला कोण और दूसरे त्रिभुज की भी दो भुजा उसके 20 वाला कोण अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर जैसे भुजा ए बी वो बराबर पी क्यू के, बी सी क्यू आर, ये दो भुजा है, पर भुजाओं के 20 वाला कोण ये अगर बराबर है तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ भी दे रखा देखो, भुजा कोण भुजा मतलब दो भुजाओं के 20 वाला कोण। यहाँ पर बता सकते हैं कि ए बी वो तो आ जाएगी पी क्यू के बराबर। नंबर 2 कोण बी कोण क्यू के बराबर है। नंबर 3 बी सी बराबर क्यू आर। ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, कोण बी है कोण क्यू के बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर। जो अपन दो भुजाएं ली है उसके 20 वाला कोण, दूसरे त्रिभुज की भी दो भुजाएं उसके 20 वाला कोण अगर बराबर है तो इसमें आ जाएगा एस ए एस गुणधर्म से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। मतलब दो भुजाएं और एक कोण उसके 20 वाला, दूसरे त्रिभुज की भी दो भुजाएं उसके 20 वाला कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं एवं उसके अंतर्गत बने कोण, दूसरे त्रिभुज दो भुजाएं एवं उसके अंतर्गत बने कोण अगर बराबर हैं तो दोनों है वो सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा जो नियम अपने पास है उसमें आ जाएगा दो कोण
एवं भुजा। तीसरा जो नियम है, दो कोण है और उस भुजा, मतलब दो कोणों के बीच वाले। देख सकते हैं अपन, इसमें जो आएगा कोण, भुजा, कोण, इसको लिखेंगे अपन तो ए एस ए गुणनफल। कोण भुजा कोण मतलब दो कोणों के बीच वाले, लिखेंगे किसी एक त्रिभुज के दो कोण एवं उसके अंतर्गत की भुजा व दूसरे त्रिभुज के दो कोण उसके अंतर्गत की भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बात यह है कि कोण भुजा कोण मतलब दो कोण और उसके बीच वाले भुजा, जैसे कोण ए और कोण पी बराबर है, कोण बी कोण क्यू बराबर है और ए भी भुजा है वो पी क्यू के बराबर। हम देखेंगे यहाँ नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कोण ए वह तो बराबर कोण पी के और ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है और बी सी भुजा कोण बी वो हो जाएगा कोण क्यू के बराबर। मतलब एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा, उसके अंतर्गत जो भुजा है, दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और उसके अंतर्गत उसके बीच की जो भुजा है, अगर वो बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यहाँ देख सकते हैं कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, बीच वाली भुजा ए बी पी क्यू बराबर। इसका मतलब इसमें आ जाएगा ए एस ए गुणनफल से त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है। ये तीसरा था। चौथा पर गुणनफल देखे, इसमें थोड़ा सा सेंस है, उसमें क्या आ जाएगा, पहले दो कोण आ जाएंगे फिर एक भुजा आ जाएगी। ये जो अपने पढ़ा है कोण भुजा कोण मतलब दो कोणों के बीच वाली भुजा। चौथा जो नियम है वह दो कोण फिर एक भुजा आ जाएगी। सभी गुणक्रम आपको याद रखना है और आप आसानी से प्रश्न है वो हल कर सकते हैं। अगला जो गुणक्रम है वो इसमें आ जाएगा कोण फिर कोण भुजा मतलब ए एस, ये गुणक्रम आ जाएगा। इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज के दो कोण एवं एक भुजा, दूसरे त्रिभुज
व एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम होंगे। मतलब एक त्रिभुज के दो कोण, स्थितियां बताई गई कि दो कोण और एक भुजा, भुजा कोई भी हो सकती है, पहले दो कोण लगातार आएंगे, भुजा अगले वाली हो जाएगी, उसके बीच वाली भुजा होने की जरूरत नहीं। दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और एक भुजा, जो दो कोण लगातार आ रहे हैं उसके अगले वाले बीच वाली भुजा की जरूरत नहीं। अगर वो बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज हैं सर्वांगसम होंगे। अब अपन यहां बता सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ ये दो कोण है, कोण ए वह कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, परंतु ये दो कोण तो आगे, अब तीसरी भुजा इसके आगे वाली बी सी वह बराबर है क्यू आर के। देखिए यहां पर कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और बी सी क्यू आर के। इसमें ये बीच वाली भुजा होना जरूरी नहीं है। तो अपने कह रहे हैं कोण दो कोण आगे पर भुजा उसके आगे वाले। अगर इस स्थिति में दो त्रिभुज अपने पास हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक त्रिभुज के दो कोण एवं एक भुजा, दो कोण आ रहे हैं उसके आगे वाले भुजा, बीच वाली भुजा जरूरत नहीं। दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और एक भुजा वह अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जैसा कहीं दे रखा है वैसा लिखना जरूरी नहीं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अपन उसको किस प्रकार बता रहे हैं, स्थिति जो इसमें मुख्य बिंदु वो सेम होने से है, तो वो अपने बता सकते हैं कि दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा, तो दोनों त्रिभुज इस नियम से हो जाएंगे ए एस गुणधर्म से त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कोण गुणधर्म से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। लास्ट अंतिम जो नियम है वह है समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस, वो उसमें अपन गुणधर्म लगाएंगे। और अंतिम पांचवा है तो सर्वांग समता के जो दे के त्रिभुजों के उसके कुल 5 गुणधर्म है। 500 की सहायता से अपन बता सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, किस स्थिति में होंगे। अपने पास 5 स्थितियां हैं। अब अपन बात करेंगे समकोण त्रिभुज वाले, मतलब उसमें हो जाएगा समकोण कर्ण और भुजा आर एच एस गुणधर्म। आर का मतलब राइट एंगल, समकोण, हाइपोटेनस यानी कर्ण और साइड मतलब भुजा। समकोण त्रिभुज की बात करें तो किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण व भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण व भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अपन समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस प्रकार अपन समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अपने पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, एक एबीसी की बात करें, दूसरा अपन लेते हैं पी क्यू आर। ये 2 समकोण त्रिभुज है। अब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अपन को पता ही है, जो 90 डिग्री उसके सामने भुजा कर्ण
और ये भुजा, ये लंब और ये आधा है, ये लंब और ये आधा है। अब इसमें जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर, इस स्थिति में बता रहे हैं कि नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले तो क्या है, समकोण, मतलब दोनों में 90 डिग्री का कोण बराबर है। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, समकोण दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। अब कर्ण, ये अगर दोनों में कर्ण बराबर है तो इसमें कर्ण कौन सा, ए सी, इसमें आ जाएगा पी आर, और एक भुजा, भुजा कोई भी हो सकती है, जैसे लंब बोलो तो दोनों की लंब हो जाए, आधा है तो दोनों की आधा, कोई भी हो सकती है। तो अपन ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, मतलब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज में भी कर्ण एवं भुजा बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आर एस एच गुणधर्म से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण एवं भुजा, दोनों का कर्ण और कोई एक भुजा, दूसरे त्रिभुज में भी समकोण में एक कर्ण एवं भुजा बराबर है, दोनों पहले तो 90 डिग्री आ जाएगा और एक कर्ण आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 90 डिग्री, ये दोनों में कर्ण हो जाएगा और ये भुजा हो जाएगी। इस नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आज अपन ये सर्वांग समता के 5 नियम पढ़े। पहला, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा दे रखी दो त्रिभुजों में, सर्वांगसम हो जाएंगे। दूसरा, दो भुजाओं के बीच वाला कोण। तीसरा, दो कोणों के बीच की भुजा। चौथा, दो कोण लगाता है फिर आगे वाली भुजा। और पांचवा तो अंतिम पड़ा आपने समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, इसका गुणधर्म है। आप 500 गुणधर्मों को अच्छी प्रकार से समझिए और अपन सर्वांग समता के जो प्रश्न अपना आसानी से हल कर सकते हैं। इन वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार इसमें समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।